दोस्तों अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या आपने कपिंग के बारे में कभी सुना है? क्या आपने कपिंग करवाई है? कपिंग एक ऐसा मेडिकल ट्रीटमेंट है जो इंसान को बहुत सारी बीमारियों से दूर रखती है। कपिंग से इंसान के जिस्म से खून भी निकाला जाता है। क्या कपिंग थेरेपी वाकई गंदा खून निकालती है? क्या कपिंग थेरेपी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी करवाई थी? क्या कपिंग थेरेपी बच्चे, बूढ़ों और जवानों के लिए मुफीद है? इसकी शरई हैसियत क्या है? इसका मेडिकल बैकग्राउंड क्या है? क्या इस्लाम से पहले भी कपिंग का रिवाज जारी व सारी था? आइए समझने की कोशिश कर लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। प्लीज़ बेल आइकन पे भी क्लिक करें ताकि आपको हमारी अपलोड होने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। कपिंग एक अल्टरनेटिव टाइप ऑफ मेडिसिन है जो ट्रेडिशनली यूज़ की जाती है, जैसे एक्यूपंक्चर है, आयुर्वेदिक मेडिसिन है, हर्बल मेडिसिन है, एनर्जी थेरेपीज़ हैं। कपिंग थेरेपी में पेशेंट्स के ऊपर या आम इंसानों के ऊपर कप लगाए जाते हैं जिनसे इंसान के बॉडी से खून निकाला जाता है। एक थेरेपिस्ट स्किन के ऊपर से छोटे छोटे कप लगाता है जिससे सक्शन क्रिएट होता है, उसी को कपिंग बोलते हैं। बहुत सारे लोग पेन के लिए, इन्फ्लेमेशन के लिए, ब्लड फ्लो के लिए, रिलैक्सेशन के लिए, वेलबींग के लिए और डीप टिश्यू मसाज जो होता है उसके लिए कपिंग यूज़ करते हैं। कप्स जो होते हैं वो बने हुए होते हैं या तो गिलास के, नहीं तो मिट्टी के, नहीं तो जो बांस होता है या बाम्बू होता है उसके बने हुए होते हैं, या तो सिलिकॉन के बने हुए होते हैं, या तो रबर के बने हुए होते हैं ना। पुराने ज़माने में जब होता था तो चमड़ी के बने हुए होते थे कप। कपिंग जो है वो आपको आज के ज़माने में फैशनेबल ट्रेंडी लगेगी। ये बहुत पुराना ट्रीटमेंट है। ये चाइना के लोग भी यूज़ करते थे, मिडल ईस्टर्न कल्चर्स भी यूज़ करते थे। बहुत सारी जगहों पे कप्स में आज भी स्पिरिट यूज़ किया जाता है जिसको जला के कप्स के अंदर डाला जाता है, तो उसमें से जो एयर होता है वो बाहर निकल जाता है, फिर स्किन पे डाला जाता है। जैसे जैसे कप सर्द होता है तो उसमें से सक्शन क्रिएट होता है तो स्किन को अपलिफ्ट कर देती है। कप को यूजुअली 3 मिनट के लिए या 5 मिनट के लिए रखा जाता है। कभी कभी 5 और 7 कप यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी 11 कप यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी 20-21 भी यूज़ किए जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द एरिया विच एरिया वी आर ट्रीटिंग एंड द मसल, द एरिया ऑफ मसल। जब कपिंग थेरेपी ख़त्म हो जाती है उसके बाद एंटीबायोटिक ऑइंटमेंट्स यूज़ किए जाते हैं, कभी कभी बैंडेज यूज़ किया जाता है, कार्टन यूज़ किया जाता है इन्फेक्शन से बचने के लिए। ये 3 से 5-7 दिन तक ठीक हो जाता है कंप्लीटली। कपिंग के बाद होने वाले जो डिस्कम्फर्ट होते हैं, ब्रूजेस होते हैं, स्किन इन्फेक्शन किसी किसी को हो सकता है, या जिस कप में हम फायर यूज़ कर लेते हैं कभी कभी वो ज़्यादा गर्म होने की वजह से इंसान का स्किन जल सकता है। वैसे रेयर केसेस में होता है, आज कभी भी ऐसा नहीं होता। विद इन सम डेज पेशेंट गेट्स रिलीव्ड और रिकवर्ड फ्रॉम द स्मॉल स्मॉल इंसिशंस एंड ऑल। पेरोडोंटस एक साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने कहा है कि कपिंग, चाहे वेट कपिंग हो चाहे ड्राई कपिंग हो, वो बेनिफिशियल होती है माल डाइजेशन के लिए, लैक ऑफ एपिटाइट के लिए, हेडेक्स के लिए। हिपोक्रेट्स दूसरे साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने कहा है कि गाइनोकोलॉजिकल कंप्लेंट्स में, चाहे ब्रैक और एक्सट्रीमिटी इलनेसेस, फेरेंजाइटिस और लंग डिसीजेस में काम आता है ये काफ़ी। एक बुक है जिसका नाम है पैपायरस इबर्स, वो 1550 बीसी में लिखी गई है। उसमें कपिंग थेरेपी का जगह जगह जिक्र मिलता है। इसका मतलब ये हुआ कि कपिंग बहुत पुराना ट्रीटमेंट है। मिडिल ईस्ट में भी कपिंग सिखाई और की जाती थी बहुत सारी बीमारियों के लिए। इसमें से बहुत सारी प्रोमिनेंट स्कॉलर्स और डॉक्टर्स भी कपिंग का इस्तेमाल किया करते थे पेशेंट्स पे, जिनमें अबू बकर अल राजी, इब्न सीना, अबू ज़हरवी का जिक्र मिलता है। चाइना में एक बुक है जिसका नाम है मवागदू
सिलिकस 168 BC में बुक लिखी गई है और कपिंग थेरेपी का इसमें भी जिक्र मिलता है। एंशेंट यूरोप में भी सेल्सियस नाम का एक साइंटिस्ट था जो कपिंग यूज़ करते थे। कभी अगर कोई जानवर, जहरीला जानवर किसी को डस लेता तो जहर निकालने के लिए यूज़ होता था और पस निकालने के लिए यूज़ किया जाता था। एरिएटस एक साइंटिस्ट हैं 2nd सेंचुरी एडी में। उन्होंने प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, कॉलरा और एपिलेप्सी में इसको यूज़ किया। कपिंग बहुत सारी टाइप्स की होती है। इसमें एक टाइप है अल-हिजामा। हजम अरबिक वर्ड है जिसके माने हैं निकालना, सक करना या ब्लड लेटिंग बोलते हैं उसको। एक्सपेंशन यानी फूलना। बहुत सारी थियरीज हैं जिनको पढ़ने के बाद ये पता चलता है कि कपिंग जो है वो इंसान के अंदर से गंदा खून निकाल देती है। इन्हीं थियरीज में एक थियरी है जो ताइबा के नाम से जाना जाता है। ताइबा एक थियरी है, मेथड है, मैकेनिज्म है जो कहती है कि कपिंग थेरेपी इंसान के लिए एक आर्टिफिशियल किडनी की तरह जो इंसान के अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकाल फेंकती है। ये इंसान के अंदर से कैपिलरी फिल्ट्रेशन कर देती है। ये पूरा माजरा जो है इससे क्या हो जाता है, इम्प्रूव्ड ब्लड फ्लो हो जाता है, रिमूवल ऑफ टॉक्सिन्स हो जाता है और न्यूरो एंडोक्राइन जो होते हैं हार्मोन्स वो बैलेंस हो जाते हैं। हिजामा से जो टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकलता है जिसमें से एंडोर्फिन्स होते हैं, सेरोटोनिन होता है, डोपामिन होते हैं, एंक्फाइलेंस होते हैं, एंडोजीनियस ओपिएड्स होते हैं, ऑफारफिन्स होते हैं। वो रिलीज होने के बाद इंसान फील करता है और रिलैक्सेशन, मूड चेंजेस उसमें आ जाते हैं। हिजामा से नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज होता है जिससे मसल रिलैक्सेशन हो जाती है। हिजामा से सर्कुलेशन बहुत अच्छी हो जाती है। प्रोस्टाग्लैंडिन्स रिलीज होते हैं जिससे पेन रिलीव फील करता है आदमी और ये मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स के लिए बहुत लाभदायक होता है। कपिंग सब्स्टिट्यूट नहीं है फिजियोथेरेपी के लिए। जो थेरेपीज हैं वो अपनी जगह है लेकिन कपिंग अपनी जगह। बहुत सारे पॉइंट्स होते हैं, डर्मेटोन्स होते हैं जहाँ पे इन कप्स को यूज़ किया जाता है। कपिंग पेशेंट्स भी यूज़ करते हैं, नॉर्मल आदमी भी यूज़ कर सकते हैं। ये लोकलाइज्ड एलिमेंट्स के लिए लग सकता है जैसे हेडेक, बैक एक, नेक पेन, नी पेन, ये वहाँ पे लग सकता है। जैसे सिस्टमिक इलनेसेस वहाँ पे इसका बेनिफिट होता है। हाइपरटेंशन, रूमेटॉइड आर्थराइटिस, डायबिटीज़ मेलाइटस, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, फीमेल्स में जो पीरियड्स होते हैं जिससे हार्मोनल चेंजेस हो जाती है। बहुत सारी मेडिकल स्टडीज़ दिखाती हैं कि कपिंग थेरेपी जो है वो पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम के लिए बहुत बेनिफिशियल है। मेडिकली देखा गया है कि ये एमनोरिया, डिसमेनोरिया, ओलिगोमेनोरिया के लिए बहुत लाभदायक है। एमनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे महिलाओं में पीरियड्स नहीं होते बिकॉज ऑफ हार्मोनल चेंजेस एंड ऑल। और ओलिगोमेनोरिया एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पे इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं। और डिसमेनोरिया होता है जहाँ पे पेनफुल पीरियड्स हो जाते हैं। महिलाओं में कपिंग थेरेपी का इस्तेमाल किया जाए, हिजामा का इस्तेमाल किया जाए तो विथ सर्टन सेशंस उन्हें 1 महीने में 4-5 सेशन लेने पड़ेंगे तब जाके उनमें ये कंडीशन नॉर्मलाइज हो सकती है। बहुत सारी महिलाओं का ये भी कहना है कि जो मंथली पीरियड्स होते हैं उससे तो टॉक्सिक मटेरियल बाहर निकल जाएंगे, तो क्या ज़रूरी है कि हम कपिंग के लिए जाएं। ये बिल्कुल गलत बात है। जो पीरियड्स होते हैं उसमें से जो टॉक्सिक मटेरियल्स बाहर निकलते हैं वो डिफरेंट होते हैं कंपेयर टू दिस। वो कैसे डिफरेंट होते हैं? उसमें से एंडोमेट्रियम होता है, जो लाइनिंग होती है वो उखड़ के बाहर आ जाती है। उसमें से सर्वाइकल म्यूकस होता है, वो लाइनिंग होती है, विजाइनल सिक्रीशंस होती हैं, वो बाहर निकलती है। लेकिन ये कम्प्लीटली डिफरेंट है। हिजामा जो है वो कैपिलरी ब्लड होता है। कैपिलरी से जो टॉक्सिक मटेरियल्स होते हैं कैपिलरी फिल्ट्रेशन से वो बाहर आ जाते हैं अराउंड द ऑर्गन्स एट सर्टेन पॉइंट्स।
कपिंग थेरेपी बाल्डनेस के लिए ट्रीटमेंट नहीं है, लेकिन ये हेयर फॉल को रोक सकता है। बालों के जो फॉलिकल्स होते हैं वो बंद होते हैं, जब कपिंग करते हैं वो खुल जाते हैं, तो उससे बाल जो हैं वो मजबूत हो जाते हैं। बहुत सारी जगहों पे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, जैसे कैंसर है, ऑर्गन फेलियर है किसी के अंदर, पेसमेकर लगा हुआ होगा किसी के अंदर, तो उसको यूज़ नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में यूज़ नहीं किया जाता, लेकिन इन रेयर केसेस हो जाता है। जहाँ पे भी वोंड हो, फ्रैक्चर हो, वहाँ पे यूज़ नहीं किया जाता है। ड्राई कपिंग होती है जिसमें एक ही बार कप लगाते हैं। वेट कपिंग होते हैं जिसमें 2 बार 2 स्टेप यूज़ होते हैं। पहले इंसिशन दिया फिर कप लगाया। और हिजामा हुआ जिसमें 3 स्टेप होते हैं। पहले कप लगाया, फिर इंसिशन दे दिए, स्क्रैचेस दिए, फिर कप लगाया, खून निकाल के उस खून को बाहर फेंक दिया, फिर क्लींजिंग की, सफाई की पूरी, तो उसको हिजामा बोलते हैं। आजकल तो कप ऑयल कपिंग होती है जिसमें मसाज किया जाता है, और एक्यूपंक्चर कपिंग होती है, हॉट नीडल कपिंग भी होती है, डीप टिश्यू कपिंग होती है, और एक्यूपंक्चर कपिंग होती है, और सोलर फ्लेक्सिस कपिंग होती है, फेशियल कपिंग होती है। ये आजकल एडिट थेरेपीज हैं जो कपिंग के साथ इस्तेमाल होती है। सक्शनिंग जो होती है वो बहुत सारे मेथड से यूज़ होती है। आजकल तो ऑटोमेटिक पंपिंग भी होती है, मैनुअल पंपिंग भी होती है, जिसे ऐसे खुद ही हाथ से कर देते हैं। फायर मेथड होता है जिसमें से सिपरेट वो कप के अंदर चला जाता है, जला हुआ सिपरेट वो ईयर बाहर निकाल देता है, स्किन पे रखते हैं तो स्किन से फिर सक्शनिंग हो जाती है। और एक होता है हॉर्न। हॉर्न यानी सींग जो होते हैं जानवर के। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उम्मत को तलकीन की है कि वो हिजामा किया करें। मेनली जो अरेबिक मंथ्स हैं, जो हिजरी कैलेंडर का मंथ है, उसमें से 17, 19 और 21 तारीख को करना चाहिए। जाबिर इब्न अब्दुल्लाह रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दरख्त से टकराए, तो उनके पैर में चोट आई, तो उन्होंने फिर हिजामा करवाया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब एक यहूदी खातून ने जहर दिया, उसके बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको खत भेजा कि आपने ऐसा क्यों किया। तो उन्होंने जवाब में लिखा कि अगर आप नबी हो तो अल्लाह ताला, आपका खुदा जो है वो आपको इसकी खबर देंगे, आपको कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि अगर आप नबी नहीं है तो मैं आप अपने लोगों को आपसे बचाना चाहती हूँ। जहर के बाद जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी जगह सफ़र कर रहे थे, तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दर्द महसूस हुआ, तो उन्होंने हिजामा करवाया। अब्दुल्ला इब्न अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रिवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 चीज़ों में शफा है। एक तो हिजामा से जो स्क्रैचेस लग जाते हैं उसमें, दूसरा शहद में, और तीसरा जो ऐज़ा जलाए जाते हैं आग से, उसको इंग्लिश में कॉटराइजेशन कहा जाता है। कॉटराइजेशन लेकिन आखिरी दर्जे का ट्रीटमेंट है जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपने उम्मतियों को करने का हुक्म दिया। कॉटराइजेशन एक ऐसा मेथड है जिससे इंसान का टिश्यू या ऑर्गन डैमेज किया जाता है, क्योंकि उससे खतरा होता है इंसान को। जब किसी की नाक से खून आ जाता है कभी कभी, उसको भी कॉटराइजेशन करते हैं, एपिस्टैसिस बोलते हैं उसको। बहुत बड़ी बड़ी सर्जरीज हैं जहाँ पे कॉटराइजेशन आज भी यूज़ होती है। आजकल बहुत सारी कॉटराइजेशन हो जाती हैं। इलेक्ट्रो कॉटराइजेशन होती है, थर्मल कॉटराइजेशन होती है, लेज़र कॉटराइजेशन होती है, और क्रायो कॉटराइजेशन होती है। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कॉटराइजेशन को पहले मना क्यों फरमाया, और फिर ये क्यों कहा कि जब ज़रूरत पड़े तो तब कर लेना। दीन के लिए इंसान पैदा नहीं हुआ, दीन ही इंसान के लिए पैदा हुआ है। कपिंग ट्रीटमेंट जब हो जाए, हिजामा जब हो जाए, तब आदमी को खाना चाहिए, पीना चाहिए। बाकी जब हमने कपिंग करनी हो तो हमें ध्यान रखना चाहिए इन्फेक्शन का, हमें हाथ को साफ रखना चाहिए, हमें ग्लव्स यूज़ करने चाहिए, आई ग्लास यूज़ करने चाहिए, गाउन यूज़ करना चाहिए, जितने भी प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स हैं वो सब यूज़ करने चाहिए हमें।
और जो इसमें स्क्रैलपुल होता है, सर्जिकल नाइफ होता है, उसको हमने स्टरलाइज करना चाहिए या हो सके तो डिस्पोजेबल यूज़ करना चाहिए। मतलब ये है कि हमें हर हाल में बेस्ट रेमेडीज यूज़ करनी चाहिए ताकि बेस्ट कपिंग हो जाए। आप किसके लिए कपिंग करना चाहते हैं, आप क्यों कपिंग करना चाहते हैं, तो आपको इसके लिए थेरेपिस्ट से बात करनी चाहिए, तब जाके आपको कपिंग करनी चाहिए। और अगर आपने अभी तक हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें